दिवाली से पहले मोदी सरकार का तोहफा, नियमित होंगी दिल्ली की अवैध कॉलोनियां। केजरीवाल ने किया सरकार के फैसले का स्वागत। मोदी कैबिनेट से किसानों को भी राहत, रबी फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाया। एमटीएनएल और बीएसएनएल का करेंगे विलय। चुनाव से पहले झारखंड में विपक्षी दलों में बड़ी फूट, जेएमएम और कांग्रेस के 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। नतीजों से पहले बाबा केदार के दर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस, पत्नी के साथ लिया आशीर्वाद। कल महाराष्ट्र और हरियाणा में आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र और हरियाणा में कल आएंगे विधानसभा चुनाव के परिणाम। नतीजों से पहले महाराष्ट्र बीजेपी में जश्न की तैयारी शुरू। सुभाष चोपड़ा बने दिल्ली कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कीर्ति आजाद को मिली प्रचार यूनिट की जिम्मेदारी। कमलेश तिवारी हत्याकांड में सनसनीखेज कबूलनामा। आरोपियों ने कहा शरीयत के मुताबिक की हत्या, वारदात का अफसोस नहीं। कमलेश तिवारी के परिवार वालों को योगी सरकार देगी 15 लाख रुपए की मदद। सीतापुर में एक घर देने का भी ऐलान। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत। आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने किया लाठीचार्ज। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग से दहला कनॉट प्लेस। मुठभेड़ में 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार। भारतीय सेना के पलटवार के बावजूद बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। सूत्रों के मुताबिक एलओसी पर टैंक तैनात कर रही है पाकिस्तानी फौज। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सीआरपीएफ के टेम्परेरी कैंप पर आतंकी हमला। ग्रेनेड अटैक में सीआरपीएफ का एक जवान घायल। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जवानों ने पाकिस्तान के मोर्टार शेल को किया डिफ्यूज। बमबारी के दौरान आग गिरा था मोर्टार। पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। अंसार उल गजवत हिंद का सरगना हामिद ललहारी हुआ ढेर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तानी सेना की बर्बरता जारी। मुजफ्फराबाद में प्रदर्शन के दौरान फायरिंग, एक शख्स की मौत। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भारत म्यांमार आर्मी की जॉइंट एक्सरसाइज। दोनों देशों के जवानों ने दिखाया पराक्रम। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत अरुणाचल के दौरे पर। सेला में ईस्टर्न आर्मी कमांड ट्रेनिंग सेंटर का लिया जायजा। नोएडा में मुसाफिरों से भरी बस में लगी आग। इमरजेंसी गेट से यात्रियों को निकाला गया बाहर। कोई हताहत नहीं। वाराणसी में छात्रा ने गंगा में लगाई छलांग। मौके पर मौजूद मल्लाहों ने बचाई जान। घर में हुई थी कहासुनी। पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी। संगरूर में सैकड़ों एकड़ में जली पराली। आसमान में फैला धुएं का गुबार। संगम नगरी प्रयागराज में ग्रीन पटाखों की धूम। लोगों में ग्रीन पटाखों की बड़ी डिमांड। पर्यावरण का भी होगा को नहीं होगा नुकसान। चाइनीज लाइट्स की वजह से आगरा में नहीं बिक रहे हैं मिट्टी के दिए। कुम्हारों ने लोगों से की चाइनीज लाइट न खरीदने की अपील। एमपी के जबलपुर में भी कुम्हारों के परिवार पर रोजी रोटी का संकट। चाइनीज लाइट की वजह से नहीं बिक रहे हैं मिट्टी के दिए। महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास पर बीसीसीआई के नए बॉस सौरव गांगुली का बयान। कहा जल्दी खत्म नहीं होते हैं चैंपियन। धोनी करेंगे आखिरी फैसला। फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। एक्शन के साथ साथ चुलबुल पांडे का दिखा मस्तमौला अंदाज। हमारे प्रमोशन का क्या? देश दुनिया की अहम खबरों के बाद खोज खबर में आज वो सवाल जो न्यू इंडिया की बुनियाद पर एक चोट की तरह है। क्या मजहब के नाम पर किसी कत्ल को जायज ठहराया जा सकता है? क्या खून की कोई भी वजह जायज हो सकती है? दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता, लेकिन आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी हो तो इंसान हर मजहब भूल जाता है। कमलेश तिवारी की हत्या के पीछे भी इसी नफरत को वजह बताया जा रहा है और दुख की बात यह है कि कातिलों को यह हत्या जायज लगती है। तो सबने बताया था कि भाई अगर तुम ये काम करते हो तो शरिया में इसको वाजिबुल कत्ल माना गया है, मतलब कि उसको जस्टिफाइड किया गया है, तो मतलब आप कर सकते हो, ऐसा उन्होंने बोला था। हाँ, अभी भी वो तो यही मानते हैं कि भाई हमने जो भी किया कि शरिया के हिसाब से देखा जाए तो वाजिबुल कत्ल ही है, हमने जस्टिफाई वर्क किया है। नफरत, नफरत और सिर्फ नफरत। 5 दिनों से यूपी और गुजरात पुलिस के साथ एटीएस के लिए गले की हड्डी बने कमलेश तिवारी हत्याकांड की वजह सिर्फ इतनी ही है। कट्टरवाद का जहर इन हत्यारों के जहन में इतना भर चुका था
कि इन्होंने कमलेश तिवारी की जान ले ली। गुजरात पुलिस का कहना है कि अशफाक और मोइनुद्दीन दोनों ने कमलेश के मर्डर की बात आसानी से कबूल कर ली और उन्हें कमलेश के मर्डर का रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मुताबिक कमलेश की हत्या इन्हें वाजिबे कत्ल लगती है। यानी इन दोनों का मानना है कि शरीयत के हिसाब से इन्होंने कमलेश तिवारी को जान से मारकर बिल्कुल सही किया। गुजरात पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के मास्टरमाइंड मोहसिन ने शरीयत का हवाला देकर आरोपियों को कमलेश के मर्डर के लिए तैयार किया था। पुलिस के मुताबिक अशफाक और मोइनुद्दीन ने इन मौलानाओं से सलाह भी ली थी। बताया जा रहा है कि नफरत की आग में झुलसते अशफाक ने हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बाकायदा फर्जी नाम का सहारा भी लिया। हिंदू समाज पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जैमिन दवे के मुताबिक अशफाक ने अपना नाम रोहित सोलंकी बताया और फिर हिंदू पार्टी का सदस्य बन गया। उसने बाकायदा अपना फर्जी आधार कार्ड भी भेजा। सोशल मीडिया पर उसने कई हिंदूवादी नेताओं को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शुमार किया था। यहाँ तक कि कमलेश तिवारी का नाम भी उसकी फ्रेंड लिस्ट में था। जब उसने बोला कि मेरी तिवारी जी से बात हो गई है और हम जाने वाले हैं, तो मैंने उससे पूछा कि हम यानी कि आप तो अकेले जुड़े हुए हैं पार्टी में, दूसरा कौन? तो कि मैं जो इस मेडिकल कंपनी में कार्य करता हूं उसके साथ मेरा एक दोस्त है, तो हम वो भी जाने वाला है और वो भी पार्टी में जुड़ना चाहता है, वो भी प्रखर हिंदुत्ववादी। इसके बारे में तिवारी जी से मेरी बात हो गई है। जब मैंने टीवी में देखा दोपहर के टाइम कि तिवारी जी की हत्या हो गई है, धीरे धीरे जब हमें शाम को पता चला कि गुजरात कनेक्शन हो रहा है और सूरत का हो रहा है, तो हमारा डाउट बढ़ता गया। तो मैंने तुरंत अपना रजिस्टर निकाला और उसमें से आधार कार्ड की कॉपी, उसका दस्तावेजी पुरावा, वो सब एकत्रित किया। और सवेरे जब टीवी में मैंने दूसरे दिन देखा कि टोटली कनेक्शन सूरत का आ रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ पे जो एटीएस की टीम कार्यरत थी उसके ऑफिस गया था। जाहिर है जहन में कट्टरवाद का जहर लिए कातिलों ने पूरी प्लानिंग के साथ हत्याकांड को अंजाम दिया और अपने इस घिनौने काम को वो मजहब के नाम पर सही बताने पर तुले हैं। लेकिन अशफाक और मोइनुद्दीन जैसे इन कट्टरपंथियों को आज न्यूज नेशन के जरिए हम ये बता देना चाहते हैं कि न तो देश का संविधान और न ही इस्लाम इसकी इजाजत देता है, और अगर कुछ इस्लामिक देशों में ऐसा कानून भी है तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है जिन्होंने कभी इस्लाम को माना हो और बाद में छोड़ दिया हो। कमलेश तिवारी इस्लाम मजहब को नहीं मानते थे, इसलिए उन पर मुर्तद का कानून लागू नहीं होता। मुर्तद दरअसल उस शख्स को कहते हैं जो इस्लाम छोड़ दे। मुर्तद वाले कानून में भी सजा देने का अधिकार काजी की अदालत से पूरी सुनवाई के बाद तय होता है और मुर्तद कानून सिर्फ कुछ इस्लामिक देशों में ही लागू है। यहां तक कि पैगंबर साहब भी बदले की कार्रवाई के खिलाफ है। प्रोफेट मोहम्मद ने कभी खुद को गाली देने वालों या परेशान करने वालों को सजा देने की बात नहीं की है। अगर ये लोग जो आदमी उठे और उठने के बाद कहे शरीयत में ये है, अब वो किसी चोर के हाथ काट दें और किसी अगर बलात्कारी को कोड़े लगाएं, तो मैं ये समझता हूँ शरीयत उनके मुताबिक नहीं चलेगी, एक रूल और एक सिस्टम के तहत चलेगी। उनका ये कहना कि हमारे क्या कत्ल है और बस उठे और उन्होंने कत्ल कर दिया, ये बिल्कुल गलत है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं इस मुल्क के संविधान के तहत हमको रहना है। शरीयत में ये भी बताया गया है कि जहां तुम रहो उस मुल्क के संविधान का भी तुम पालन करो, एहतराम करो। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि अगर दुनिया में आंख के बदले आंख का कानून लागू हो जाए तो शायद पूरी दुनिया ही अंधी हो जाए। कोई मजहब बैर करना नहीं सिखाता, लेकिन ये बात कमलेश तिवारी के कातिल नहीं सीख सके। उनके अंदर इतना जहर भरा था कि उन्होंने कमलेश तिवारी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा, और इसे कितनी बेरहमी से अंजाम दिया गया आपको वो भी बता देते हैं। 15 बार चाकुओं से हमला, जबड़े से लेकर छाती तक वार, फिर गोली मारी, गला रेता। कमलेश तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि कातिल नफरत की आग में कितने अंधे हो चुके थे। उनके सिर पर ऐसा अंधा जुनून सवार हो गया था कि उनके भीतर की सारी संवेदनाएं दम तोड़ गई। नफरत की इस आग में इंसानियत झुलस गई और उन्होंने इस हत्याकांड को बेरहम तरीके से अंजाम दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक कमलेश तिवारी के गले पर 2 गहरे जख्म मिले हैं जो गला रेतने की वजह से बने हैं। चाकुओं से किए गए 15 वार 10 सेंटीमीटर के भीतर जबड़े से लेकर छाती तक किए गए हैं। उनकी पीठ पर भी चाकुओं के निशान मिले हैं। सिर के पिछले हिस्से में 32 बोर की गोली फांसी मिली है। जाहिर है ये वो गोली है जो कातिलों ने उनके चेहरे पर चलाई थी। बताया जा रहा है कि कमलेश तिवारी की मौत
गला रेतने की वजह से हो गई थी, लेकिन कातिल नफरत में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने एक के बाद एक कई वार किए। वो दोस्त बनकर आए थे लेकिन जान लेकर चले गए और अब पुलिस साजिश की इन कड़ियों को जोड़कर आरोपियों को सजा दिलाने में जुट गई है। शुरू से लेकर अंत तक हम लोगों ने जितने भी इन्वेस्टिगेशंस के एविडेंसेस हैं उनको इकट्ठा किया है, उन सारे डॉट्स को हमने कनेक्ट किया है, उनके मूवमेंट्स को एनालाइज किया है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को हम लोगों ने जॉइंट रूप से बनाया है और साथ ही साथ सोशल मीडिया की एक्टिविटी रिपोर्ट को भी जनरेट किया है। इस तरह कुल मिलाकर एक बहुत ही व्यावसायिक रूप से एक इस पूरी घटना का इन्वेस्टिगेशन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के तुगलकाबाद में संत रविदास मंदिर के बनने का रास्ता साफ हो गया है। इस मंदिर पर लंबे समय तक राजनीति चली थी। अब केंद्र सरकार ने बकायदा कोर्ट को कहा है कि इसके लिए वो 400 वर्ग मीटर जमीन देगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने इस मसले पर सियासत करने की कोशिश की है। तस्वीर 10 अगस्त की है, जब दिल्ली के तुगलकाबाद में मौजूद रविदास मंदिर को तोड़े जाने को लेकर पूरे उत्तर भारत में विरोध शुरू हो गया था। दलित समाज के लोगों ने रामलीला मैदान में बड़ा प्रदर्शन किया था। आंदोलन के बाद इलाके में हिंसा और आगजनी की घटना भी हुई थी और सियासत की रोटियां सेकी गई थी। 21 अक्टूबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ संत रविदास मंदिर की 400 वर्ग मीटर जमीन सरकार की ओर से बनाई जाने वाली समिति को सौंपने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे संत रविदास का भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। संत रविदास का जो मंदिर है वो अपनी उसी पुरानी जगह पर दोबारा से बनाया जाएगा। केंद्र ने प्रस्ताव पेश किया था, हालांकि जो जगह है वो 400 स्क्वायर मीटर देने पर अब रजामंदी बन चुकी है। इससे पहले केंद्र ने 200 स्क्वायर मीटर जगह देने की बात कही थी, जिस पर सहमति नहीं बन रही थी। संत रविदास मंदिर को दोबारा बनाए जाने से पूरा विवाद तो खत्म हो गया, लेकिन सियासत अब भी जारी है। बीजेपी ने इस मामले में विपक्ष पर ओछी राजनीति करने का इल्जाम लगाया है। कांग्रेस और आप पार्टी के द्वारा इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया गया है। कोई भी राज्य सरकार इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं कर सकती और कांग्रेस के द्वारा भी पंजाब में और सब जगह इसको लेकर अनावश्यक बयान दिए गए। रविदास मंदिर पहले 200 वर्ग मीटर इलाके में था। डीडीए ने तुगलकाबाद इलाके में मौजूद इस मंदिर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली की सियासत में फिर से नया ट्विस्ट आ गया है। माननीय कोर्ट को समझा करके और निर्णय लेकर के आ जाना मंदिर के पक्ष में, ये छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि रविदास भगवान के मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई समाप्त नहीं कर सकता। हम उसको बहुत भव्य बनाएंगे। इसी के साथ मोदी सरकार ने दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। इन कॉलोनियों में दिल्ली की करीब 1/3 आबादी रहती है। दिल्ली में कुल 1700 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां हैं। ऑनरशिप मिलने के बाद 50 लाख से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा निर्णय है कि 40 लाख लोग जो अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं उनको मालिकाना हक देने का एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मोदी सरकार ने दिवाली गिफ्ट दिया है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री हो सकेगी और संपत्ति के मालिकों को उनका मालिकाना हक भी मिलेगा। 40-50 लाख जो आबादी दिल्ली की सो कॉल्ड अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहती है, उनकी जिंदगी में सुधार आएगा और ये जल्द आएगा और इससे पूरी दिल्ली को फायदा होगा। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को नियमित करने के बाद कच्ची कॉलोनी के लोग घर की रजिस्ट्री करा पाएंगे, लोन लेकर फ्लैट खरीद और बेच सकेंगे, फ्लैट और घर पर कर्ज ले पाएंगे। कॉलोनियों में सड़कें, सीवर और पार्क बन सकेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के मुताबिक कच्ची कॉलोनियों के लोगों को रेगुलराइजेशन के तहत प्लॉट साइज और फ्लैट के कारपेट एरिया के तहत बेहद कम शुल्क देना होगा। केंद्रीय कैबिनेट के फैसले के तहत रेट तय करने में ये भी देखा जाएगा कि जिस जमीन की डील हो रही है वहां का मौजूदा सर्किल रेट कितना है।
जिसके तहत दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियां दायरे में आएंगी। इसमें वन विभाग की जमीन, संरक्षित भूमि और 69 दूसरी कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया है। कुछ पॉश कॉलोनियां जैसे सैनिक फार्म, महेंद्र एन्क्लेव और अनंत राम डेयरी जैसी कॉलोनी इसमें शामिल नहीं है। दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां चुनावी मुद्दा तो कई बार बनी, लेकिन लोगों के हाथ कभी कुछ नहीं लगा। इस बार केंद्रीय कैबिनेट ने इसे पास भी कर दिया है और सेशन में बिल लाने की बात भी कह दी है। दिल्ली की सरकार भी कह रही है कि अब केंद्र के साथ चलने का वक्त है। अब ऐसे में देखना सिर्फ इतना है कि कब तक लोगों को अपने घरों का मालिकाना हक वाकई मिल पाता है। तो आइए समझाते हैं आपको कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री कैसे मिलेगी। कच्ची कॉलोनियों के नियमित करने के दौरान यहां रह रहे लोगों को प्लॉट के क्षेत्रफल और फ्लोर एरिया के आधार पर शुल्क जमा करना होगा। ये शुल्क रहवासी की कॉलोनी के अधिकतम सर्किल रेट के आधार पर तय किया जाएगा। हम आपको बताते हैं किस तरीके का होगा ये शुल्क। सरकारी जमीन पर 100 वर्ग मीटर से कम के प्लॉट के लिए मौजूदा सर्किल रेट का 0.5% शुल्क देना होगा। 100 से 250 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए सर्किल रेट का 1% शुल्क देना होगा। वहीं 250 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट के लिए ये शुल्क 2.5% होगा। वहीं निजी जमीन पर बनी कॉलोनियों पर लगने वाले शुल्क सरकारी जमीन पर बनी कॉलोनियों के शुल्क के मुकाबले आधा होगा। दिल्ली में अवैध कॉलोनियों के नियमित करने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। राज्य सरकार भी जो उस टाइम की मौजूदा सरकारें होती थी, दोनों सरकारें ये वादे करते थी चुनाव के पहले कि हमें वोट दे दो, हम जीत गए तो हम आपकी कॉलोनियों को पक्का कर देंगे। पहली बार ऐसे हुआ कि 2015 में जैसे ही हमारी सरकार बनी, फरवरी के महीने में हमने उसका इंतजार किए बिना तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई शुरू की। दिल्ली सरकार को मैं कई पत्र लिख चुका हूं, उनको कहा कि आपकी जिम्मेवारी इसका करिए, पर वो तो जाके एफिडेविट दे देते हैं कि हमें 2 साल का और समय चाहिए। और मान लीजिए अगर वो खुद करना चाहते तो इसको कर सकते थे, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जहां तक मुझे समझ है उनका इरादा था ही नहीं इसको आगे ले जाने का। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान हो गया है। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब पाकिस्तान और उसकी नापाक सेना के खिलाफ लोग सड़क पर नहीं उतरते। ऐसी ही एक तस्वीर आज फिर मुजफ्फराबाद से आई, जहां पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की और पत्थर बरसाए। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि यहां पर अघोषित कर्फ्यू लगा है। पाकिस्तानी सेना उन पर अत्याचार ढा रही है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग जैसे जैसे जोर पकड़ रही है, बाजवा की बुज़दिल फौज की बेरहमी बढ़ती जा रही है। तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी के मतवालों पर हो रहे जुल्म की हैं। मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लोगों ने नारेबाजी की और पत्थर बरसाए। बाजवा की फौज ने मस्जिद को भी नहीं बख्शा, यहाँ भी शेलिंग शुरू कर दी। नाज़रीन, आप देखिए किस तरह से मसाजिद के अंदर शेलिंग की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। स्थानीय लोगों का इल्जाम है कि मुजफ्फराबाद में अघोषित कर्फ्यू लगा है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में अवाम का ये बागी रुख 22 अक्टूबर से जारी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले लोग हर साल 22 अक्टूबर के दिन पाकिस्तान के अवैध कब्जे को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह का प्रदर्शन मुजफ्फराबाद के अलावा रावलकोट, गिलगित, रावलपिंडी और पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी देखने को मिलता है। हमें अपनी जान, हम सब कुछ बख्शवा के आए हुए हैं अपने घरों से। अच्छा, सब कश्तियां जला के आए हुए हैं और हम किसी दफा 144 का इस तरह के हथकंडों से कहीं भी मुतासर होने वाले नहीं है। हम दफा 144 भी तोड़ेंगे, हम पेशकदमी करेंगे, हम असेंबली की तरफ जाएंगे। ये असेंबली किसी के बाप की नहीं है। पिछले 72 साल से हो रहे इस प्रदर्शन पर पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी जुल्म करती है, लेकिन इस बार बाजवा की बुज़दिल आर्मी ने जुल्म की इंतहा कर दी। पूरा पीओके पाकिस्तान के ही कब्जे में है और पाकिस्तानी उसको चला रहा है। सिर्फ कागज में उनको थोड़ा बहुत अगर फ्रीडम दिखाए तो कागज पे।
अब बात यूपी के उन्नाव की, जहां की जिला अस्पताल की बत्ती गुल हो गई, जिसके बाद डॉक्टर मोबाइल की लाइट जलाकर मरीज का इलाज करते दिखे। इमरजेंसी वार्ड भी अंधेरे में डूबा रहा। टॉर्च की रोशनी में ही मरीज की फाइल तैयार की गई। ये हाल उस उत्तर प्रदेश का है जहां की योगी सरकार स्वास्थ्य सेवा की तारीफ करते नहीं थकती, लेकिन प्रदेश में किस तरह स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ रही हैं, ये तस्वीर इस बात की तस्दीक कर रही है। हम दो हमारे दो तभी मिलेगी सरकारी नौकरी, ये फरमान है असम सरकार का। असम की सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले शादीशुदा लोगों को चाइल्ड पॉलिसी माननी होगी। उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, और ये फैसला 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। वैसे असम के अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र में नियम पहले से ही लागू है। We want our government employees should be the role model for the society. So day before yesterday we have adopted that no government employee will have more than 2 children during the time of appointment or during the time of employment. They will not have more than 2 children, and these will operate prospectively from 2021.